हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जो सेशन चालू किया है वो चालू किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम साथ के साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते चलेंगे, चाहे उसमें सीडीपी सेक्शन हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, या पेपर 2 की बात करें तो एसएसटी पोर्शन भी हम इसमें कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, आपको रोज़ इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर हुआ था ये अगस्त 2023 में हुआ था, ये वाला पेपर है। अगस्त 2023 में ये पेपर हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? ऑप्शंस हैं, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो डिस्ग्राफिया क्या है? तो देखिए, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, अधिगम अक्षमता। ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि कितने प्रकार की अधिगम अक्षमताएं होती हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्ग्राफिया भी एक अधिगम अक्षमता का ही प्रकार है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड होता है? डिस्ग्राफिया ग्राफ आ रहा है ना, तो डिस्ग्राफिया जो है वो ग्राफ समझ लीजिए। ग्राफ को हम बनाते हैं ना, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते होगे। ठीक है, जिस तरह से हम ग्राफ को बनाते हैं तो डिस्ग्राफिया मतलब होता है ग्राफ बनाने में जब हमें प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्ग्राफिया है। इस तरह से मतलब मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया का मतलब होता है अक्षरों को बनाने में कठिनाई होना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ठीक है, और ये जो दिया गया है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। ये किसका प्रकार है बताइए? ये होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, ये होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब होता है जब हमें बोलने में, अपनी बात कहने में कठिनाई होती है, हकलाता है बच्चा, तो वो डिसलेक्सिया में आता है। ठीक है, और डिसकैलकुलिया क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है जब बच्चे को गणितीय कार्यों में प्रॉब्लम होती है तो वो डिसकैलकुलिया होता है। और डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है जब बच्चों को अक्षर वगैरह बनाने में कठिनाई होती है तो वो डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण या विसर्जन? तो प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम क्या कहलाता है? जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये देखिए लिखा भी है गतिवर्धन, लिखा है ना त्वरण का मतलब क्या होता है? गतिवर्धन। जो प्रतिभावान बच्चों को गति प्रदान करता है, तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, वह त्वरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं के दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें या विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो समावेशी कक्षा क्या होती है? सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो देखिए, समावेशी कक्षा क्या होती है? जिसमें सारे मतलब एक कक्षा है और उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ मिलकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो समावेशी कक्षा होती है। मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो अलग अलग धर्म के होते हैं, जाति के होते हैं, उनका कल्चर, उनकी भाषा, उनका रंग रूप सब कुछ अलग होता है, तो वो समावेशी कक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो समावेशी कक्षाओं में क्या होना चाहिए? पाठ्यचर्या में अनुकूलन करे शिक्षक, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी बात सही है। जब विविध प्रकार के बच्चे हैं तो विविध प्रकार के दृष्टिकोणों को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी बात सही है। फोर्थ ऑप्शन है विविधता को एक बाधा के रूप में। देखिए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विविधता को कभी भी शिक्षक एक बाधा के रूप में नहीं देखेगा। विविधता उसके लिए मतलब जब क्लास में एक विविधता पाई जाती है तो उस क्लास का जो सीखने का जो अनुमान होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विविधता में बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा केवल अपने ही कल्चर के बारे में नहीं बल्कि दूसरे बच्चे के कल्चर के बारे में भी सीखता है। ठीक है, तो विविधता को कभी भी शिक्षक एक बाधा के रूप में नहीं देखेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन सही है 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन है, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, सभी को पता है कि जो शैशवावस्था में बच्चे का समाजीकरण होता है वो परिवार से होता है, और परिवार को कौन सी समाजीकरण की संस्था माना गया है, प्राथमिक या माध्यमिक या तृतीयक? आप बताइए ये। ठीक है, तो देखिए, परिवार जो होता है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है, और प्राथमिक संस्था यानी कि जो परिवार होता है वो शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए बच्चा किस एज का है शैशवावस्था में? 0 से 2 वर्ष का है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष जो होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज होती है। तो शैशवावस्था में जो समाजीकरण होता है बच्चे का वो परिवार में होता है। परिवार यानी कि परिवार क्या है? प्राथमिक संस्था है। तो जो पहले में जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? प्राथमिक आएगा। तो प्राथमिक किस में है? केवल ऑप्शन 2 में है, यहीं से सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है इसमें बच्चा क्या करता है? स्कूल जाना प्रारंभ करता है, अपने आस पड़ोस में बच्चों से मिलने लगता है। तो ये जो आस पड़ोस होता है ये क्या होता है? ये माध्यमिक संस्थाएं होती हैं। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। थर्ड ऑप्शन है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। एंड फोर्थ है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जहां भी भाषा विकास की बात होती है तो वो उससे कौन कनेक्ट है? उससे लेव वाइगोत्स्की कनेक्ट है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक, और लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? उत्तर संक्रियात्मक स्तर पर, पूर्व पारंपरिक स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर? तो जो लॉरेंस कोलबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और उन्होंने इसमें 4 स्तर बताए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, एंड पारंपरिक स्तर और पूर्व संक्रियात्मक स्तर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्तर है जिसमें जो बच्चे हैं वो आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो ये है पारंपरिक स्तर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, कथन और तर्क पूछा गया है। ठीक है, कथन और कारण का है ये। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसका कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसका कारण जो आर है उसकी ए सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं ये देखेंगे। तो शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है, यानी कि जो आर है वो भी सही है, ए है वो भी सही है, दोनों ही सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो देखिए, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब कि फीडबैक लेना बच्चों का। ठीक है, तो जो अधिगम के लिए आकलन होता है वो कब होता है? वो पढ़ाई के दौरान ही होता है, जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है और वो साथ साथ में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछता जाता है कि बच्चे को जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं, यानी कि वो क्या है, बच्चे से फीडबैक ले रहा है। तो ये क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन होता है, और इसका लक्ष्य जो अधिगम के लिए आकलन है उसका मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है,
किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो किस आयु में जो है बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? 12 वर्ष में, 1 वर्ष में, 3 वर्ष में या 7 वर्ष में? तो देखिए, जो ऑप्शन 2 है 1 वर्ष में तो हो नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 तो गलत है। ऑप्शन 3 जो है 3 वर्ष, वो भी गलत है। तो अब आपको 12 वर्ष और 7 वर्ष में से चूज करना है। तो देखिए, 7 वर्ष जो है वो एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे शब्दों के खेल में शामिल भी हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 10th क्वेश्चन है, केरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो जो केरल गिलिगन है उन्होंने कोलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की आलोचना की है। तो किस वजह से की है, मतलब किस दृष्टिकोण से की है? तो ये की है नारीवादी दृष्टिकोण से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शंस है कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीयन, विकेंद्रीयन या पारगमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीयन। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ध्यान केंद्रित करने और केंद्रीयन, इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो जीन पियाजे ने क्या दिया है? जीन पियाजे ने क्या दिया है? सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने स्तर बताए हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे ने क्या दिया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। कुल मिला के आपको ये बताना है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कितना डेवलप होता है और किस तरह से डेवलप होता है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि किस हिसाब से डेवलप होती है और सोच किस हिसाब से डेवलप होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है उसमें वृद्धि क्या होती है? काफ़ी हद तक स्थिर होती है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि काफी हद तक स्थिर होती है। स्थिर इसमें है, इसमें है। आगे देखते हैं। और सोच क्या होती है? सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, तार्किक नहीं हो सकती। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा तर्क करना नहीं सीख जाता। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो स्थिर होती है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो है धीमी होती है और सोच जो है वो तार्किक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना और एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो स्थूल गतिक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल पूछ रहा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, स्थूल गतिक कौशल कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तैरना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भौतिक वृद्धि और विकास जो है वो किस सिद्धांत का पालन करते हैं? विकास के किस सिद्धांत का पालन करते हैं, आपको ये बताना है। तो किस सिद्धांत का? भौतिक वृद्धि और विकास के एकीकरण, सरल से जटिल या विभेदीकरण, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है राइट आंसर। भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं।
हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है जो दर्शन शास्त्री है उसके पास किस प्रकार की बुद्धि होगी, अब आपको ये बताना है। तो देखिए, जो दर्शन शास्त्री है उसके पास अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि होगी और मूर्तिकार के पास दिव्य स्थापन प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो जो अनुभवात्मक अधिगम है, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, ये गलत है। शिक्षक कभी भी बच्चों के अधिगम पर नियंत्रण नहीं लगाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, यह भी गलत है। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अनुभवात्मक अधिगम जो है वो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान कौशल को हम बच्चों में बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शंस देखते हैं। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। तो देखिए, यही आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन पढ़ के ही। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, हम कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे बच्चे को, बल्कि प्रोत्साहित करेंगे। अगर बच्चा सोच रहा है तो प्रोत्साहन देंगे उनको, हम क्या करेंगे, उनको अवसर प्रदान करेंगे, है ना। कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कठिन समस्याओं से क्यों बचने के लिए प्रोत्साहित करना है भाई? जो समस्या है उसका डटकर सामना करने के लिए हमें बच्चों को अवसर देना है। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान, अगर हम उन्हें तैयार समाधान दे देंगे तो बच्चों के अंदर जो समस्या समाधान का कौशल है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और वही कथन और कारण का है, देखते हैं। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, और इसका कारण दिया गया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही बातें सही हैं। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो और सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 18 का। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता या गैर प्रासंगिकरण। तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम में योगदान नहीं देती है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जब बच्चे को संगठन में जो है अधिगम दिया जाता है तो वो और अच्छे से सीखता है। वर्गीकरण भी जो है योगदान देती है, वैचारिकता भी योगदान देती है, लेकिन जो गैर प्रासंगिकरण है वो सीखने की प्रक्रिया में योगदान नहीं देता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली? तो किस प्रकार के प्रश्न से विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होगी, आपको ये बताना है। तो किस पर आवश्यकता होगी? देखिए, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, इससे तो बच्चे की विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो तुरंत बता देगा। क्रिया की परिभाषा भी वो बता देगा, उसे विचार नहीं करना पड़ेगा। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे, इस पर भी उसे ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 4th ऑप्शन है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। या फिर ऑप्शन 4 है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक आरोपण का क्या एग्जाम्पल है? मतलब कि बच्चा खुद के बारे में आंतरिक आरोपण कर रहा है, मतलब अपने बारे में सोच कर
वो जवाब दे रहा है। तो इसमें से क्या है, यहाँ तो वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो शिक्षक के बारे में सोच रहा है कि शिक्षक कठोर है। ऑप्शन नंबर 2 सही है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, मतलब कि मैंने अपना सेल्फ एनालाइज किया है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं करी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो बहुत अभिकथन और कारण वैसे ही है, ठीक है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं, ठीक है। ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव या मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो देता है वो सहकर्मी सहयोग देता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 24th क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की जो मानते हैं वो आंतरिक वाक को क्या मानते हैं? तो वो मानते हैं कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 4 वर्ष की अपर्णा कहती हैं कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता कैसी है? पारगमनात्मक तर्क है, जीववादी चिंतन है, केंद्रीयन है या परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन है। तो जो 4 वर्ष की अपर्णा जो ऐसा सोच रही है उसका किस प्रकार का चिंतन है ये आपको बताना है। तो उसका जो देखो वो बटन को क्या मान रही है? जिंदा मान रही है ना, मतलब जीव मान रही है, तो वो जीववादी चिंतन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 26 है, निम्नलिखित में स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता क्या होती है कि वो बार बार दोहराते हैं और अपने व्यवहार को भी बार बार दोहराते हैं और अपनी बात को भी वो बार बार दोहराते हैं। तो ये मुख्य विशेषता होती है स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण दिया, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो कथन ए भी सही है और जो इसका कारण दिया है वो दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बस 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो देखिए, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य जो होना चाहिए, हम कभी भी बच्चों को रटने के लिए जो है प्रेशराइज नहीं करेंगे। तथ्यों को रटना गलत है, यंत्रवत याद नहीं कराएंगे उन्हें, ठीक है। कभी भी हम प्रतिस्पर्धा नहीं कराएंगे बच्चों के बीच। तो जो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास। 29वां क्वेश्चन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है या तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो देखिए, ये एक तरह से सूत्र हैं, ठीक है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि उन्हें कुछ आ रहा है, जबकि मतलब समझ लीजिए कि उन्हें एक नॉर्मल सी नॉलेज है, सामान्य नॉलेज है उन्हें किसी टॉपिक की, तो उसी नॉलेज को उन्हें कनेक्ट करते हुए वो उसका और डेवलप नॉलेज देना चाहते हैं बच्चे को। तो क्या हुआ कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है बच्चे की नॉलेज गई, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए। तो जो बच्चे की सीखने की शैलियों में जो विविधता होती है उन्हें कभी भी हम जो है बाधा और अवरोध के रूप में नहीं देखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, उन पर ध्यान भी हमें देना है, ठीक है। और कभी भी हम उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे और ना ही प्रयास करेंगे कि वो एकरूपता में आ जाएं। तो क्या है, जो विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता है उन्हें हमें महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है 30 क्वेश्चन सीडीपी के जो आपके अगस्त 2023 पेपर में आए थे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अगस्त 2023 में ईवीएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।